सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सॉइल। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइज एंड प्लस क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप में से किसी को कोई भी चैप्टर पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 तक, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और जा कर के पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा सॉइल। सॉइल के मीनिंग हम सभी जानते हैं। सॉइल के मीनिंग आते हैं मिट्टी के। तो आज हम मिट्टी को, ये जो सॉइल है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे बनी, क्या इसकी प्रोफाइल है, क्या इसके कंपोजिशंस हैं, कितने टाइप की होती हैं, प्लस क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल में जो पॉल्यूशन हो जाता है वो क्या होता है, हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सॉइल फॉर्मेशन, सेकंड होगा सॉइल प्रोफाइल, थर्ड होगा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, फोर्थ होगा हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल, फिफ्थ होगा हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, एंड सिक्स होगा हमारा सॉइल सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स, 7 होगा सॉइल इरोजन, एंड 8 होगा हमारा सॉइल पॉल्यूशन। इन सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप जो है सभी वीडियोस को देखें और प्लस जितनी भी बातें मैं आपको समझाती हूँ आप उसको गौर से सुनते जाइए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी हुई है, दिखाई दे रहा है आपको। इसमें आपको क्या करना है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल करना है। फर्स्ट है हमारा, देख रहे हैं आप, मिट्टी है, मिट्टी में प्लांट ग्रो कर रहा है। प्लांट या बर्ड्स ग्रो इन द सॉइल। बताइए, बर्ड्स सॉइल में ग्रो करती है या प्लांट्स करता है? तो हम यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे प्लांट्स। इसके साथ ही यहाँ सेकंड पिक्चर दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है मैनी वर्म्स और फिशेस लिव इन द सॉइल, कि बहुत सारे केंचुए या वर्म्स जिन्हें हम कहते हैं या फिश वो सॉइल में रहती हैं या फिर वर्म्स रहते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे वर्म्स को। ठीक है, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं। अब एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर्स अबाउट, सॉइल इज नॉट जस्ट अ लेयर ऑफ डर्ट एंड मड। आपने देखा ऊपर की पिक्चर्स में कि सॉइल को आप सिर्फ एक डर्ट यानी धूल मिट्टी या फिर एक मड नहीं है, मड बोलते हैं कीचड़। अब कीचड़ किसे बोलते हैं? कीचड़ बोलते हैं कि जब मिट्टी में पानी आप डाल देते हैं तो मिट्टी कैसी हो जाती है ना, तो उसी को हम कीचड़ बोलते हैं। ठीक है, कि आपने ऊपर की पिक्चर्स में देखा कि सॉइल जो है सिर्फ एक धूल मिट्टी या मड का नाम नहीं है, बल्कि इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विद लाइफ, बल्कि ये ज़िंदगी से भरी हुई है। देयर आर वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड मैनी अदर एनिमल्स लिविंग राइट अंडर आवर फीट। बहुत सारे इंसेक्ट, ऐसी वैरायटीज़ जो आपने कभी अपनी आंखों से देखी भी नहीं है, जिनको आप अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। आपको उनको देखने के लिए ऐसे ऐसे इंसेक्ट पाए जाते हैं उसमें मिट्टी में कि आपको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे दूसरे जानवर जो कि जैसे कि सांप हो गया, खरगोश हो गया, चूहे हो गए और ये वर्म्स हो गए, है ना, और भी बहुत सारे जानवर हैं। आप जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, जब बिल्कुल गर्मी, जब जून का महीना जो होता है, एकदम जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो उस टाइम ऐसे ऐसे जानवर आपको मिट्टी से निकलते हुए दिखेंगे कि आप उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि ये भी इसके अंदर रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मी होती है तो सभी जानवर अपने अपने बिलों से निकल जाते हैं। तो बता रहे हैं कि ये सभी हमारे पैरों के नीचे रहते हैं, चूटियाँ रहती हैं, जो एंट्स जो होती हैं ये सभी रहती हैं। सॉइल आल्सो प्रोवाइड अ वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो एंड थ्राइव। सॉइल जो है ऐसा नहीं है कि ये जो है जानवरों की रहने की जगह है, बल्कि एक प्लांट जो ग्रो कर रहा है, जो पौधा जो बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स यानी बहुत महत्वपूर्ण पोषक उनको प्रदान करते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं। एक प्लांट जो ग्रो कर रहा है, वाइटल न्यूट्रिएंट्स में आप जो है NPK ले लीजिए। NPK किसे बोलते हैं? NPK हो गया N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर कैलियम यानी कि पोटेशियम। ओके,
इसी तरीके से मिनरल्स हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो ज़रूरी है इनके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सॉइल ये भी उनको देती है। दस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल। इसी वजह से कहा जाता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस दुनिया में रहने वाले जानवर हैं, सभी जो लिविंग हैं वो सभी जो है सॉइल पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली कैसे डिपेंड कर रहे हैं ये सभी हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप स्नैक की बात कर लें, सांप, खरगोश, चूहा, है ना, जो बिलों में रहते हैं, तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। इंसेक्ट बहुत सारे रहते हैं इसमें मिट्टी में, तो ये डायरेक्टली क्योंकि इनका घर है, ये इनके बिना ये कहीं और नहीं रह सकते हैं, तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। अब इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी लीजिए। आप ह्यूमन भी डायरेक्टली तो करता ही है, और इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। तो अब वो जानवर जो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से, आप जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, शेर की ले लीजिए, चीते की ले लीजिए, ठीक है, या जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जो गोश्तखोर होते हैं, ये सभी जानवर किसे खाते हैं? ये जानवर खाते हैं उनको, जो गाय, भैंस, बकरी वगैरह हो गई। और वो जो गाय, भैंस, बकरी होती है वो किसे खाते हैं? वो खाते हैं पौधों को, ठीक है। तो अगर गाय, भैंस, बकरी, और पौधे कहाँ होते हैं? मिट्टी में। अगर गाय, भैंस, बकरी या जो भी जानवरों को वो खाते हैं, अगर वो पौधों को नहीं खाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो ये जो शेर, चीते वगैरह हैं, जो मांसाहारी जानवर जो मांस खाते हैं, तो वो कैसे उन जानवरों को खाएंगे? उनके लिए क्या खाना होगा? तो मतलब कहने का मकसद यहाँ ये है कि ये जानवर जो है इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं सॉइल पर, मिट्टी पर। और जो गाय, भैंस, बकरियां हैं ये भी डायरेक्टली सॉइल पे डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि उनको जब तक के सॉइल से प्लांट नहीं उगेगा तो वो कैसे उसको खाएंगे। तो आपको समझ में आ गई ना। ह्यूमन भी हैं, ह्यूमन डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। ह्यूमन जो हैं मिट्टी से जब तक के पौधा नहीं उगेगा तो उनको खाने को कहाँ से मिलेगा। लेट अस लर्न मोर अबाउट सॉइल। तो चलिए आइए सॉइल के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा सॉइल फॉर्मेशन। हम अभी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सॉइल आखिर बनी कैसे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल जो है ये हमारी ज़मीन की, हमारे अर्थ का जो सरफेस है, इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपके पैरों के नीचे आती है, जैसे कि मिट्टी जो आपके जूतों में लगती है, जो आपके पैरों में लगती है, इसी को हम सॉइल बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ अ थिन लेयर ऑफ सैंड, मड एंड रॉक पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, यूजुअली इसमें होगा आपको थोड़ी सी रेत होगी, थोड़ा मड होगा, एंड रॉक पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पत्थर्स मिलेंगे, चट्टानों के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मतलब इसकी एक थिन लेयर होती है, एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स एंड अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन कॉल्ड ह्यूमस। सॉइल के अंदर ये ना सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ सैंड, मतलब रेत या फिर कीचड़ या मिट्टी की एक थिन लेयर नहीं है, बल्कि इस सॉइल के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब वो मिनरल्स हो गया आपका, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर, ये सभी मिनरल्स उस सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा वो डेड और डिकेड प्लांट के उनके जो डिकम्पोज होते हैं, वो उनसे जो खाद बनती है, जो सॉइल को फर्टाइल करती है, जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं ना। ह्यूमस किसे बोलते हैं? ह्यूमस होता है कि जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ह्यूमस, है ना। और ये किससे बनता है? ये बनता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जब ये डिकम्पोज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट भी आ गया, छोटे छोटे जानवर भी आ गए, बैक्टीरियाज आ गए, है ना। ये सब जब मरते हैं, मरने के बाद जब ये डिकम्पोज होते हैं, तो उससे जो एक सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है इन ह्यूमस की वजह से, ठीक है। तो ये ह्यूमस कहलाता है। समझ में आ गया ह्यूमस किसके बोलते हैं? कि ये जो है डेड एंड डिकेड प्लांट से और एनिमल्स से ये बनते हैं।
तो सॉइल के अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस। अब बता रहे हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है, सॉइल जो बनी है, तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से बन गई, 1 साल में बन गई, 2 साल में बन गई या 10 सालों में बन गई, नहीं, बल्कि इसको बनने के लिए लाखों साल लगे हैं, करोड़ों साल लगे हैं, हज़ारों साल लगे हैं, ठीक है। और ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, फ़ौरन से ही नहीं बन गई। अगर लाखों साल लग रहे हैं तो ऐसे नहीं फट से एकदम से सॉइल बन गई, बल्कि इसके अंदर स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, 1 बाय 1 बनती है। पहला एक स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप होता है, फिर तीसरा स्टेप होता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की पतली सी लेयर बनाने के लिए भी कितने साल लगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे। ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय प्रोसेस कॉल्ड विदरिंग। ये जो है, जो कंटिन्यूसली रॉक्स जो टूटे, यानी कि जो चट्टानें, जब ये किसका, मतलब सॉइल जो रिजल्ट जो आया हमारे पास, जो सॉइल आई, तो ये मतलब कहाँ से आया, तो ये आया जो है, ये आया है कंटिन्यूसली पत्थरों के, चट्टानों के टूटने से। जब कंटिन्यूसली बिल्कुल लगातार चट्टानें टूटती रही, टूटने के बाद जो है एक जो रिजल्ट निकला, जो उसके फाइन पार्टिकल्स हुए एकदम, तो उसी को हमने सॉइल बोला। और इस प्रोसेस को, जिसपे मतलब जो ये प्रोसेस है कि कंटिन्यूसली रॉक्स टूट रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विदरिंग। क्या बोलते हैं, विदरिंग। याद रखिएगा, विदरिंग इज द डिस्टिंग्विशन ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू नेचुरल फोर्सेस सच एज रेन, वाटर, फ्रोस्ट, रूट्स ऑफ प्लांट्स etc। अब यहाँ पे विदरिंग की इन्होंने एक बेहतरीन सी डेफिनेशन दे दी कि विदरिंग में क्या होता है। विदरिंग में होता है कि ये, इसमें अर्थ के जो सरफेस पे जो चट्टानें पाई जाती हैं, इनका कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन होता है। और ये ब्रेकडाउन जो होता है, ये काफ़ी वजहों से भी हो सकता है ना। और मतलब जो इनका रीज़न होता है वो नेचुरल फोर्स होता है, जो यानी नेचर जब फोर्स लगाती है, ठीक है। जैसे कि अब नेचर कैसे फोर्स लगाएगी, जैसे कि विंड हो गई, हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी जिनको बोलते हैं, वाटर हो गया, पानी हो गया। देखने में तो आपको वाटर ऐसे ही लगता है कि वाटर तो कुछ किसी को हार्म नहीं कर सकता है ना, बट जब आप वाटर के पावर, आंधी की जो पावर होती है, जो उसकी ताकत होती है, आप जब सुनामी आती है, जब तेज़ तूफ़ान आता है, जब फ्लड आता है, तो उस टाइम आप इनके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितनी ज़्यादा पावर होती है। इनके सामने जो भी चीज़ आती है सबको तबाह कर देते हैं, सबको बर्बाद कर देते हैं। फ्रोस्ट हो गया, फ्रोस्ट के मीनिंग आते हैं आपके धुंध के, कोहरा जो होता है ना, जब बहुत तेज़ वो होती है, सर्दी होती है, उस टाइम बहुत तेज़ी से जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस टाइम जो आसमान में जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, वाइट सा जो कोहरा होता है, धुंध होती है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम होती है। कभी कभी तो जब ज़्यादा सर्दी होती है तो पूरे टाइम ही रहती है। दिल्ली में आप ज़्यादा देखिएगा आप, ठीक है, वहाँ जो धुंध होती है इतनी ज़्यादा होती है कि बाज़ मरतबा हमें दिख ही नहीं पाता है। हमसे 1 मीटर की दूरी पे कोई इंसान खड़ा है तो भी नहीं दिख रहा है। वो ट्रेनों में वो हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं इस वजह से। ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी टाइम ही होते हैं, ठीक है। फ्रोस्ट उसको बोलते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जो रूट हैं, प्लांट की जो जड़ें हैं, ये भी जो है पत्थरों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। कैसे करती है भाई, जब प्लांट जब ग्रो करता है, उसकी जड़ें फैल रही हैं, वो अपनी उनको जहाँ जहाँ जगह मिलती है वो तोड़ती है, उसके सामने जो भी चीज़ें आती है सबको वो तोड़ डालती है, ठीक है। विदरिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि विदरिंग 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है फिजिकली विदरिंग और दूसरा होता है केमिकली विदरिंग। फिजिकली विदरिंग में क्या होता है, नॉर्मली फिजिकली विदरिंग में ये होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूट करके छोटी चट्टानें बन जाती हैं, फिर मतलब फिजिकली उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है। इन दिस प्रोसेस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म स्मॉलर पीसेस। यानी इसमें क्या होता है कि रॉक जो है, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं, छोटी छोटी चट्टानों में वो चेंज हो जाती हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरिजिनल रॉक। ओरिजिनल जो रॉक होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंजिंग नहीं आती। बस नॉर्मल आपको क्या याद रखना है कि फिजिकली वेदरिंग में क्या होता है कि चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें, अब वो किसी भी, अब ये छोड़िए कि वो किस वजह से टूट रही हैं, टूट करके छोटी बन रही हैं, छोटे छोटे पीसेस बन रहे हैं उसके, और इसी को हम फिजिकली वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है।
and it may be caused by temperature difference, frost, growing roots of plants, movement of animals etc. अब ये जो है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। ये हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जो है, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर जो होता है, ये सॉइल के फॉर्मेशन में कितना ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, कि जहाँ का क्लाइमेट जितना गर्म होगा वहाँ सॉइल का फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। ठीक है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से फ्रोस्ट हो गया, ये भी अभी हमने डिटेल में मैंने आपको बताया। ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट्स हो गए, ये सभी जो है क्या करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स हो गए, है ना, यानी जो जानवरों के जो मूवमेंट्स हैं, जो जानवर इधर उधर जाते हैं, रहते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, जो जानवर सॉइल में रहते हैं, जो चट्टानों के अंदर रहते हैं, शेर चीता गुफा बना के रहते हैं, है ना, बहुत सारे जानवर पत्थरों को तोड़ते हैं, जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उनके जाने से पत्थर घिसते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं फिजिकली वेदरिंग में आती है। फिजिकली वेदरिंग में मतलब पत्थर क्या होते हैं, जो चट्टानें होती हैं वो टूट करके स्मॉलर पीसेस में चेंज हो जाती है, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं होती। केमिकली वेदरिंग में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, इसके रॉक के नेचर में चेंजिंग आती है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द एग्जिस्टिंग मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यू मिनरल्स कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं रॉक्स के अंदर, वो उसको तोड़ते हैं, रॉक को तोड़ते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं और नए कंपोनेंट्स, नए मिनरल्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस द केमिकल नेचर ऑफ द रॉक चेंजेस। इसमें क्या होता है, रॉक का जो केमिकल नेचर होता है वो ही चेंज हो जाता है। वाटर इज वन ऑफ द मेन एजेंट्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। अब बता रहे हैं कि वाटर जो है केमिकली वेदरिंग का बहुत ही मेन एजेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, एक रॉक है, सामने एक चट्टान है, बड़ी सी चट्टान है। इमेजिन कर लीजिए एक बड़ी सी चट्टान है। अब उस चट्टान के अंदर कोई ना कोई कंपाउंड पाया जाएगा कि नहीं, ये तो हमें सभी को पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, कंपाउंड किसे बोलते हैं। अब मान लिया उसके अंदर ABCDEFG कोई सा भी कंपाउंड पाया जा रहा है। अब वो कंपाउंड जो है, उस कंपाउंड में वाटर आया, मतलब वो वाटर से उसने रिएक्शन किया। अब वाटर कहाँ से आएगा, वाटर बारिश हो सकती है, फ्लड आ सकता है, सुनामी आ सकती है, कुछ भी। अब उस वाटर ने जब उस कंपाउंड से, A कंपाउंड से या B कंपाउंड से जब रिएक्ट किया तो उसने वहाँ का एनवायरनमेंट, उस पत्थर के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक बना दिया। और हम सभी जानते हैं कि जहाँ भी एसिड होगा तो वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, गला देगा। हमने एसिड के प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कोरोसिव, यानी वो दूसरे को गला देती है, दूसरे को ख़त्म कर देती है। अब जब उसके अंदर, उस रॉक के अंदर जो प्रॉपर्टी जो होगी उसकी, जो वो एसिडिक एनवायरनमेंट बना देगा, तो बताइए वो रॉक ख़त्म होगा कि नहीं, वो टूटेगा कि नहीं। और वो जब टूटेगा तो उसका जो नेचर होगा, जो उसकी जो ओरिजिनल, जो उसका रॉक का जो नेचर होगा वो चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, रॉक में ज़्यादातर चट्टानों में ये क्या पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं आयरन। मान लिया आयरन पाया जा रहा है किसी चट्टान में, किसी इमेजिनरी चट्टान में आयरन पाया जा रहा है, ठीक है। अब उस आयरन को वाटर मिल गया, ठीक है। वाटर कहाँ से मिला, तो कहीं से भी बारिश हो गई या सुनामी हो गई। और दूसरी चीज़, उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल गया। अब हमने ये भी बात पढ़ी थी कि किसी भी आयरन में जंग लगने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो मेन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये है कि उसको वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले, और दूसरा है कि उसको वाटर मिल जाए। अब जब उसके अंदर, उस चट्टान के अंदर, उस रॉक के अंदर पाए जाने वाले लोहे में जब उसको दोनों चीज़ मिल जाएंगी तो उस लोहे में जंग लगेगा। जब जंग लगेगा तो लोहा ख़राब होगा। तो लोहा जब ख़राब होगा तो वो जो पत्थर है वो, बताइए उसके नेचर में चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी। वो उसके अंदर का एनवायरनमेंट ख़राब, मतलब एकदम बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए कि केमिकली विदरिंग में क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ विदरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब जो ये विदरिंग का जो प्रोसेस होता है ना, तो इसको आप 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हमने विदरिंग तो पढ़ लिया कि चट्टानें टूट रही हैं। अब चट्टानें टूट करके,
ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से चट्टानें टूटी हैं, फ़ौरन से ही सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। तो हम 3 स्टेजेस में इसको पार्ट करके हम देखेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन 1 स्टेज में, 2nd स्टेज में क्या हुआ, 3rd स्टेज में क्या हुआ और सॉइल कैसे बनी। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, विदरिंग बी इट फिजिकल और केमिकल कोज लार्ज पीसेज ऑफ पेरेंट रॉक नियर द सरफेस टू डिस्टिंग्विश इनटू स्मॉलर पीसेस। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि अब विदरिंग हो रही है, यानी पत्थर टूट रहे हैं। तो पत्थर अब किसी तरह भी, अब पत्थर के लिए जो है आप फिजिकली विदरिंग हो रही है या केमिकली, इससे हमें मतलब नहीं है। कोज इसमें क्या हुआ कि जो पेरेंट रॉक हैं, है ना, पेरेंट रॉक किसे बोलेंगे, वो रॉक जिनसे छोटे छोटे रॉक बनेंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, जिनसे हम आए। तो ये देखिए यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फिगर के ज़रिए से भी समझाने की कोशिश की। देखिए ये पेरेंट रॉक है। अब ये पेरेंट रॉक, इसमें विदरिंग हुआ। अब वो विदरिंग फिजिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है। इसको वाटर मिला और बहुत सारी चीज़ें मिली तो ये पत्थर टूटने लगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ये पत्थर टूटे, पेरेंट रॉक टूट गए। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, स्मॉलर पीसेस कंटिन्यू टू अंडरगो फर्दर विदरिंग। जो स्मॉलर पीसेस बने, इसके छोटे छोटे पीसेस बने, इसके अंदर कंटिन्यूसली विदरिंग होती रही। क्योंकि भाई विदरिंग का प्रोसेस तो ये तो होता ही रहेगा ना, ये तो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। जब ये कंटिन्यूसली इसमें विदरिंग होती रही, दिस अलाउ अ वेरी फाइन लेयर ऑफ रॉक पार्टिकल्स टू फॉर्म एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें कंटिन्यूसली विदरिंग होती रही और इसने जो है रॉक के बहुत ही फाइन पार्टिकल बना दिए, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए। उसके जब रॉक के फाइन पार्टिकल्स बने, उस पर हवा उसको मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है उस रॉक को, उसके बाद ऊपर से वाटर भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया तो वहाँ पे ग्रो करेंगे ही। Bacteria and other microorganisms break down plants and animals remain to aid humans to eat। अब जब बैक्टीरिया आए वो, और उसके बाद दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, वहाँ का उन्होंने इन्वामेंट जो है वो एसिडिक बना दिया या फिर जो भी बेसिक बना दिया, सॉल्टी बना दिया इन्वामेंट, है ना, इसके अंदर का। और उसके बाद वो खुद मरे, उसके बाद दूसरे बैक्टीरियाज ग्रो किया उन्होंने। जब बैक्टीरियाज ग्रो किया तो और फिर छोटे छोटे प्लांट्स भी, बिल्कुल बारीक प्लांट्स, वो बारीक नहीं मतलब बहुत ही माइक्रो, वो प्लांट्स ग्रो करने लगे। जब वो डेड हुए तो उन सभी की डेड बॉडीज़ ने, बैक्टीरिया और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ ने ह्यूमस को बना दिया उसमें, ठीक है। ये देखिए ना, ह्यूमस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। और जब ह्यूमस का फॉर्मेशन हो गया तो जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमस जो है बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए और सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड मिनरल्स। उसके बाद क्या हुआ कि सॉइल फर्टाइल हो गई। सॉइल फर्टाइल का मतलब उसके अंदर प्लांट को ग्रो करने की अच्छी सी क्षमता आ गई। उसके बाद जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हो गए, NPK जितने भी ज़रूरत होती है पौधों को ग्रो करने के लिए, इन सभी का अच्छे से वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। एंड मिनरल्स भी आ गए, जितनी मिनरल्स के आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह जितने भी मिनरल्स की ज़रूरत थी वहाँ पे आने लगे, विच आर वाइटल टू प्लांट ग्रोथ। और क्या हुआ कि वहाँ प्लांट को ग्रो करने के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगी। स्टेज 3 में क्या हुआ, मिनरल्स एंड सॉल्ट सीप डीपर इनटू द ग्राउंड अलॉन्ग विद वाटर टू कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड मेक इट फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। मिनरल्स और सॉल्ट जो है वो सीप डीपर मतलब अंदर जाते रहे, उन्होंने जो है एनवायरनमेंट वहाँ का खूब अच्छा सा बना दिया। कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन विदरिंग होती रही, प्लांट वाटर की जो ज़रूरत थी, वाटर, ऑक्सीजन, सब चीज़ मिलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि प्लांट को ग्रो करने के लिए पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, जितने भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वो सभी सॉइल में आती रही और इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन हो गया और प्लांट भी ग्रो कर गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन था तो थोड़ा मैंने हल्की स्पीड में आपको पढ़ाना है ताकि आपको जो है सारी बात अच्छे से समझ में आए। कल अगले जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर लेंगे। टॉपिक होगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उन दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन है और बच्चों को नहीं समझ में आती है। और ख़ासतौर पे ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस की बुक जो है ये
बहुत ही मतलब कम बच्चे भी पढ़ते हैं इसको, अक्सर जगह तो एनसीईआरटी ही चलती है। तो आपको चाहिए, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।